हेलो एवरीवन और वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का सेकेंड फुल चैप्टर। चैप्टर का नाम है पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर। हमने अपने पिछली वीडियोस में इनके एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे, बट अब आज हम फुल्ली चैप्टर डिस्कस करेंगे जो हमारा रिवीजन सेट होगा। चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो देखते हैं। चलिए हम फर्स्ट देखेंगे पेइंग बैंकर का मीनिंग, उसके बाद फंक्शंस ऑफ पेइंग बैंकर, उसका डिसऑनर ऑफ चेक्स क्या होता है, ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्गली डिसऑनर ऑफ चेक्स, कलेक्टिंग बैंकर मीनिंग, लीगल स्टेटस ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, होल्डर फॉर वैल्यू एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। इतना सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए हम पेइंग बैंकर मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। पेइंग बैंकर क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ एक एग्जांपल देके। पेइंग बैंकर एंड कलेक्टिंग बैंकर होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर ही इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंप्यूटर परचेज किया। सो मैं जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप को मैंने चेक दिया। मैंने परचेज किया और इलेक्ट्रॉनिक शॉप को मैंने चेक दिया। मेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट एग्जांपल कैनरा बैंक में मेरा अकाउंट है। मैंने चेक दिया उसको, जो कंप्यूटर दुकान वाले को, सो कंप्यूटर शॉप वाले को मैंने चेक दिया। उसका अकाउंट है एसबीआई में, मैंने दिया और उसने लिया, उसका अकाउंट है एसबीआई में। अब ये क्या करेगा, ये जाकर अपने अकाउंट में सबमिट करेगा। अपना चेक जो दिया मैंने वो जाकर अपने एसबीआई में सबमिट करेगा। अब एसबीआई वाला क्या करेगा, एसबीआई वाले कैनरा बैंक को भेजेंगे, कैनरा बैंक को चेक देंगे, चेक भेजेंगे। अब कैनरा बैंक वाले क्या करेंगे, कैनरा बैंक वाले जो मेरा अकाउंट है उसमें जो मेरे पैसे हैं XYZ पैसे, वो पैसे कट कर लेंगे, वो पैसे कट कर लेंगे। कट कर लेके जो भी पैसे हैं वो एसबीआई बैंक को भेजेंगे। सो यहाँ पर यह कैनरा बैंक क्या होगा, कैनरा बैंक होगा पेइंग बैंकर। क्यों, कैनरा बैंक पे कर रहा है। सो एसबीआई बैंक क्या होगा, एसबीआई बैंक ले रहा है, तो एसबीआई बैंक हो गया यहाँ पर कलेक्टिंग बैंकर। ये दो टॉपिक याद रख लीजिए। अब हम थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर। चलिए पेइंग बैंकर की थ्योरी देखते हैं। अब पेइंग बैंकर इज अ बैंक हुज नेम इज प्रिंटेड ऑन ए गिवन चेक। पेइंग बैंकर वो बैंक है जिसका नाम चेक के ऊपर मेंशन किया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, अभी मेरे पास एक चेक का फोटो है, देखिए। अब पेइंग बैंकर पे कर रहा है। अब जैसे मैं कंप्यूटर ले रहा था, कंप्यूटर से मैं पे कर रहा था, सो मेरे ही चेकबुक से मैं पे करूँगा। सो मेरा चेकबुक कहाँ है, कैनरा बैंक में है। सो कैनरा बैंक का ये चेकबुक, कैनरा बैंक का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। सो वही इसमें है। द पेइंग बैंकर इज अ बैंक हुज नेम इज प्रिंटेड ऑन ए गिवन चेक। These bank pays the specified amount by the check to the collecting banker and withdraws that amount from the customer accounts. So ये बैंक क्या करता है, पेइंग जो कलेक्टिंग बैंकर है उसको पैसे देता है और अपने कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, जैसे मैंने एग्जांपल समझाया। दिस इज ओनली डन इफ द कस्टमर हैज सफिशिएंट फंड्स विद देयर अकाउंट्स इन ऑर्डर टू एनेबल द ट्रांजैक्शन। ये तभी मुमकिन है जब आप उसके कस्टमर के अकाउंट में जो लिमिटेड जितना भी सफिशिएंट फंड होना चाहिए चेक को क्लियर करने के लिए, तब अगर उसके अकाउंट में फंड रहेगा तो ही वो चेक क्लियर होगा, वरना चेक बाउंस हो जाएगा। सो ये था पेइंग बैंकर का सारा मीनिंग। आई होप आपको पेइंग बैंकर का मीनिंग तो पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पेइंग बैंकर। अगर आपको कलेक्टिंग बैंकर का डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। अब फंक्शंस ऑफ पेइंग बैंकर, फर्स्ट ये मैं आपको इसमें 5 फंक्शंस बताऊंगा। फर्स्ट है चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक। जैसे मैंने बताया चेक्स क्या होते हैं, बैंक से ही ड्रॉ होते हैं। अब जो चेकबुक मैंने बताया, चेक्स जो बताया, चेक्स में क्या होता है, जो बैंक है पेइंग बैंकर उसके बैंक में ही आकर चेक ड्रॉ होते हैं। उसके बैंक में चेक जो कलेक्टिंग बैंकर है वो कलेक्टिंग बैंकर पेइंग बैंकर को चेक भेजेगा और वहाँ से ही पैसे विड्रॉ होंगे। सेकेंड है प्रेजेंटेशन विद इन वैलिडिटी लिमिटेड। सो चेक ये कलेक्टिंग जो पेइंग बैंकर है तब भी चेक रिसीव करेंगे जब तक उसकी वैलिडिटी है। अब एक चेक की कुछ वैलिडिटी रहती है 3 मंथ्स। ऐसा 3 मंथ्स के बाद अगर वो चेक क्लियर करने के लिए जो कस्टमर जाएगा तब वो चेक क्लियर नहीं होगा, तब वो चेक बाउंस हो जाएगा।
प्रेजेंटेशन विद इन बैंकिंग आवर, जो बैंकिंग आवर्स कुछ लिमिटेड आवर्स रहते हैं, बैंकिंग आवर जैसे नॉर्मली 10 to 4, अगर उसके बीच में अगर वो लाके चेक देगा तो चेक क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद लाकर चेक देंगे तो वो चेक को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो चेक को बाउंस हो जाने की संभावना रहती है। सफिशिएंट बैलेंस, अगर फॉर एग्जांपल मैंने चेक दिया 50,000 का, अगर मेरे अकाउंट में 49,999 भी रहे तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। 50,000 जब मेरे अकाउंट में रहेंगे तब भी चेक क्लियर होगा। मस्ट बी वैलिड इंस्ट्रूमेंट, अब जैसे कुछ चेक में लिखने का रहता है डेट, नेम, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन नंबर्स, सो ऐसे कुछ वो लिखना रहता। अगर इसमें कुछ भी अगर गलती हो गई तो चेक बाउंस नहीं होगा, चेक क्लियर नहीं होगा, चेक बाउंस हो जाएगा। सो इंस्ट्रक्शन जो भी है, इंस्ट्रक्शन डिटेल होनी चाहिए। सो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑनर ऑफ चेक्स। अब चेक्स जैसे चेक्स कुछ बैंकों में नहीं चलते, चेक में अगर कुछ मिस्टेक्स रही तो बैंकों में नहीं चलते। सो क्यों नहीं चलते वो सब हम डिसऑनर ऑफ चेक देखेंगे। अ चेक इज सेड टू बी हॉनर्ड इफ द बैंक गिव द अमाउंट टू द पे। अगर चेक का चल गया और उसके बदले आपको पैसे मिल गए तो चेक हॉनर्ड बोल के कहेंगे, हॉनर्ड बोल के कहेंगे, बट डिसऑनर्ड का मीनिंग दिखना हो। वाइल इफ द बैंक रेफ्यूजेस टू पे द अमाउंट टू द पेई द चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। अगर एक बैंक अपने कस्टमर जो पेई है अगर उसको पैसे देने से मना कर दे तो चेक उस केस में डिसऑनर्ड चेक कहलाएंगे। इन अदर वर्ड डिसऑनर्ड चेक इज कंडीशन इन विच द बैंक रेफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक टू द पे। सो डिसऑनर चेक एक कंडीशन है, जब एक बैंक अपने पे को पैसे देने से मना कर देता है तो तब चेक डिसऑनर्ड हो कहला जाएगा। सो बैंक क्यों मना कर देगा, क्या उसकी पर्सनल दुश्मनी है? ऐसा कुछ नहीं रहता। जब अगर चेक में कुछ गलती रहेगी तो ही बैंक अपने जो पेई है उसको पैसे देने से मना कर देती है। अब क्या क्या गलती रहती है, क्यों चेक बाउंस होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपको उसका भी डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर मतलब रीजंस क्यों चेक बाउंस होता है, क्यों चेक क्लियर नहीं होता है, उसके कुछ रीजंस है। मैं आपको 10 रीजंस बताऊंगा जो बेस्ट रीजंस है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द सिग्नेचर इज ऑब्सेंट और द सिग्नेचर इन द चेक डज नॉट मैच विद द स्पेसिफिक सिग्नेचर केप्ट बाय द बैंक। सो जो चेक दे रहा है अगर उसकी सिग्नेचर नहीं करा वो चेक पे या तो फिर उसकी सिग्नेचर मिसमैच कर रही है तो चेक बाउंस होता है। इफ द नेम ऑफ द पे इज absent और नॉट क्लियरली रिटर्न, जिसको पे कर रहे हैं उसका नाम लिखना रहता है एक चेक पे, अगर उसका नाम नहीं लिखे या तो फिर उसका नाम सही से नहीं लिखे तो चेक बाउंस हो जाएगा। इफ द अमाउंट रिटर्न इन वर्ड्स एंड फिगर्स डज नॉट मैच विथ ईच अदर, अब जैसे चेक में लिखना रहता है जो अमाउंट आप उसको पे कर रहे हैं चेक के थ्रू, उसके अमाउंट नंबर्स में और वर्ड्स में लिखना रहता है। अब जैसा फॉर एग्जांपल हम 50,000 पे कर रहे हैं, 50,000 आपको वर्ड्स में भी लिखना होता है, 50,000 आपको नंबर्स में लिखना होता है। अगर आप दोनों अमाउंट मिसमैच है तो चेक बाउंस हो जाएगा। इफ़ द अकाउंट नंबर इज नॉट मेंशन क्लियरली और इज ऑल टुगेदर absent, जो अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा अकाउंट नंबर उस चेक में लिखा हुआ रहना होता है। अगर अकाउंट नंबर सही नहीं लिखा या तो फिर अकाउंट नंबर साफ नहीं दिख रहा तो चेक बाउंस हो जाएगा। इफ़ द ड्रॉअर ऑर्डर्स द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक, अब जैसे मैं पे कर रहा हूँ, अगर मैंने बैंक को दे दिया, बैंक को बोल दिया कि मेरे जो भी चेक्स है उसको स्टॉप कर दो, पेमेंट मत करो, तो भी चेक बाउंस होता है। इफ़ द कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ गिवन एन ऑर्डर टू बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक, अगर एक कोर्ट जैसे मैं पे कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसका कुछ रीजंस है तो इसने कुछ काम करा, इलीगल काम हो तो इसका अकाउंट बंद कर दे, तो भी चेक बाउंस होता है। इफ द ड्रॉअर हैज़ क्लोज द अकाउंट बिफोर प्रेजेंटिंग द चेक, अगर जो ड्रॉअर है जो पैसे पे करने वाला है उन्हें अकाउंट बंद कर दिया चेक प्रेजेंट होने से पहले तो चेक तब भी बाउंस होता है। इफ़ द फंड इन द बैंक अकाउंट इज अनसफिशिएंट टू मीट द पेमेंट ऑफ द चेक, जैसे मैंने कहा अगर बैंक में जितना चेक को पे करना है उतने पैसे नहीं रहेंगे तब भी चेक बाउंस होता है। इफ द बैंक रिसीव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ और रुलांसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रावर, जब बैंक को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो जो ड्रॉअर है जो पैसे पे कर रहा है उसका डेथ हो गया या तो फिर वो इंसॉल्वेंस हो गया तब भी चेक बाउंस होता है। इफ़ द डेट इज़ नॉट मैंशन और रिटर्न इनकरेक्टली और द डेट मैंशन इज़ ऑफ 3 months बिफोर, अगर जो उसमें डेट लिखना रहता है अगर डेट नहीं लिखे या तो फिर डेट इनकरेक्ट लिखे या तो फिर
जो उसकी कुछ मिनिमम डेट रहती है उसके दिनों में चेक को क्लियर कराने का रहता है, बट उसके बाद अगर आप जाके प्रेजेंट करेंगे तो चेक वहाँ पर बाउंस हो जाएगा। सो ये थे हमारे 10 रीजंस चेक बाउंस होने के या तो फिर चेक नहीं क्लियर होने के। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। फिफ्थ हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्गली डिसऑनर ऑफ चेक्स। रॉन्गली, यहाँ पर रॉन्गली आया मतलब जब एक व्यक्ति गलती करता है चेक डिसऑनर में। अब जैसे मैं पे कर रहा हूँ, मैं पे करने के बाद एक बैंक मुझे नोटिस देगा, फॉर एग्जांपल मेरी गलती है तो, बट हमें यहाँ पर बैंक की गलती का देखना है। बट मैं पहले मेरी गलती का बता देता हूँ। अगर मैं पे कर रहा हूँ, अगर मेरी गलती है, मेरी गलती से चेक क्लियर बाउंस नहीं हुआ, सो एक जो कलेक्टिंग बैंक है उन्हें मेरे पेइंग बैंकर को एक ये भेजेगा, नोटिस भेजेगा। उसमें 15 डेज में मुझे पेमेंट करना रहता है। अगर 15 डेज और 15 डेज वो देखता है, 30 डेज तक टोटली देखता है। अगर जब तक नहीं देखे, जब तक अगर पे नहीं करा मैं, तो जिसे मैं चेक दिया हूँ वो मेरे पर लीगली एक्शन ले सकता है। वो मेरे पर 2 साल मुझे 2 साल तक सज़ा भी हो सकती है और मुझे पेनल्टी भी लग सकती, या मुझे 2 साल की भी जेल हो सकती है। बट हमें यहाँ पर देखना है बैंक के वजह से, अगर बैंक कुछ नेग्लिजियंस किया या तो फिर बैंक के जो बैंकर रहते हैं उन्होंने कुछ गलती की, तो उनसे क्या होता है, उनसे क्या क्या उनका लीगली एक्शन होता है, देखते हैं चलिए। However, in the case of check is dishonored wrongly, the banker must bear some penalty according to Section 31 of the Act. When a customer has insufficient balance in the account, the banker is bound to honor such a check. If he fails to do so, he has compensated the drawer of any loss or damage caused by or such default. So यहाँ पर अगर बैंकर से अगर कुछ गलती होती है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सो उसके तहत अगर बैंक से कुछ गलती होती है तो उस पर कुछ पेनल्टी लगती है। वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगती है। और अगर इससे जो ड्रॉअर है, जो पेई है, अगर उसका कुछ लॉसेस हुआ तो उसको पे करना होता है, बैंक को उसे पे करना होता है, बैंकर को उसे पे करना होता है। जैसे अब हम सिंपल लोगों से कुछ भी नहीं, बट जो ट्रेडिंग करते हैं, रोज़ बिजनेस करते हैं, उनके बहुत ही सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर उनका कुछ भी लॉस हुआ लाखों का, करोड़ों का, तो उसका डैमेज बैंकर को देना होता है। सो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्गली डिसऑनर ऑफ चेक। अगर इसका भी डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। ये होगा हमारे पेइंग बैंक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कलेक्टिंग बैंकर, जो चेक्स कलेक्ट करता है कस्टमर, जैसे मैंने फर्स्ट में ही बताया, चेक्स जो कलेक्ट करता है सो उसे कलेक्टिंग बैंकर कहते हैं। आपको मीनिंग तो मालूम ही है, जस्ट मैं थियरी दे दूंगा। और कलेक्टिंग बैंकर इज वन हु अंडरटेक्स द चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्स सच एज लॉटरी चिट्स, डिविडेंड वारंट्स, डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सो कलेक्टिंग बैंकर जो है, जो अपने कस्टमर के लिए ये सब कलेक्ट करता है, उसे कलेक्टिंग बैंकर कहते हैं। सर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। जो कलेक्टिंग बैंकर जो चेक्स कलेक्ट करता है या तो फिर बिल्स कलेक्ट करता है अपने कस्टमर के लिए, उसका लीगली स्टेटस होता क्या है। 2 लीगल स्टेटस लिखा गया है यहाँ पर, होल्डर फॉर वैल्यू एंड एजेंट ऑफ द कस्टमर। होल्डर फॉर वैल्यू क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक वही है उसमें समझा दूंगा। बट यहाँ पर आप देखिए एजेंट ऑफ द कस्टमर, यहाँ पर कलेक्टिंग बैंकर जैसे कस्टमर का एजेंट कहलाता जाता है। कैसे? क्योंकि वो कस्टमर के लिए काम करता है। जैसे उसे पैसे लेने का रहता है पेइंग बैंकर से, सो वो जो भी चेक आकर कस्टमर ने सबमिट किया तो उसे पेइंग बैंकर को भेजना रहता है और पेइंग बैंकर से पैसे लेना रहता है। सो उसे उसी प्रोसेस को यहाँ पर कलेक्टिंग बैंकर को एजेंट कहा जाता है। सो इसका डिटेल वीडियो चाहिए विथ नोट्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। होल्डर फॉर वैल्यू नेक्स्ट टॉपिक है, वो समझाऊंगा मैं। जैसे देखिए यहाँ पर होल्डर फॉर वैल्यू, इसमें समझाऊंगा आपको होल्डर फॉर वैल्यू क्या होता है। वन अ कलेक्टिंग बैंकर advances some amount to his customer before realization of his check, the banker become the owner of the check. Now he is termed as holder for value. So यहाँ पर क्या है,
बैंक क्या करता है, अब ये जो प्रोसेस होता है, कलेक्टिंग बैंकर पेइंग बैंकर को भेजेगा चेक, पेइंग बैंकर वो पे करने के लिए 2 या 3 दिन लगते हैं उसका प्रोसेस क्लियर होने के लिए। सो उस प्रोसेस के बीच में अगर जो कस्टमर है कलेक्टिंग बैंकर का उसे पैसे चाहिए, कुछ छोटा अमाउंट, थोड़ा अमाउंट, 10%, 20%, या तो फिर फुल्ली अमाउंट अगर कस्टमर को चाहिए चेक का, तो उसमें कलेक्टिंग बैंकर क्या करता है, वो पैसे दे देता है। और चेक क्लियर होने से पहले, चेक रियलाइजेशन होने से पहले पैसे अपने कस्टमर को दे देता है। और देने के बाद, जब नहीं देने से पहले कौन था उस चेक का होल्डर, चेक का ओनर कौन था, वो कस्टमर था। बट पैसे दे देने के बाद इस चेक का ओनर कौन हो गया, इस चेक का ओनर हो गया बैंक। सो बैंक यहाँ पर होल्डर फॉर वैल्यू कहलाया जाएगा। इतना ही मीनिंग है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज मत कर लीजिए। सो अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। लास्ट हमारा टॉपिक है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द पर्सन who has received a negotiable instrument in good faith and unaware of any prior claim, or that there is defect in the title of the person who negotiated it. सो यहाँ पर जो मैं हाईलाइट किया हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक लीगल टर्म है जहाँ पर एक कस्टमर को रिसीव किया जाता है, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन को दिया जाता है इन गुड फेथ में, और उसे कंसिडरेशन के बारे में मालूम नहीं होता, और कुछ डिफेक्ट रहा उसमें तो वो भी उसे मालूम नहीं होता। ये आपको मीनिंग से समझने नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को चेक दिया, सो बी ने सी को चेक दिया, तो हमारा सी यहाँ पर, सी है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ए क्या कर रहा है, ए बी को दे रहा है, बी यहाँ पर सी को दे रहा है। सो सी यहाँ पर चेक ले रहा है, सी को नहीं मालूम कि उसमें चेक में कुछ डिफेक्ट है, या तो फिर सी ने यहाँ पर चेक ले रहा है गुड फेथ में। अब जैसे उसके रिश्तेदार होंगे, या तो फिर उसके फ्रेंड्स होंगे, या तो फिर उसका कस्टमर होगा। सो यहाँ पर वो चेक ले रहा है गुड फेथ में, ये क्या हमारे साथ धोखा करेगा, ये हमें जो भी चेक दे रहा है देगा, अच्छा ही चेक देगा होगा, इसमें कुछ गलतियाँ नहीं होंगी बोल के यहाँ पर ये सोचता है। कौन, सी सोचता है। सी यहाँ पर गुड फेथ में चेक ले लेता है, इसलिए सी यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स कहला जाता है। सो हम नोट्स के साथ देखते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द पर्सन हु हैज रिसीव्ड ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक्स आते हैं, इसमें बिल्स आते हैं, उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इन गुड फेथ एंड इज अनअवेयर ऑफ एनी प्योर क्लेम और इट इज डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन हु नेगोशिएटेड इट। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बंदा है जिसे कुछ मिला मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, वो ले रहा है गुड फेथ में, और उसे कोई कंसिडरेशन के बारे में मालूम नहीं होता, और उसमें कुछ डिफेक्ट है वो लेते टाइम उसे मालूम नहीं रहता, तो वो बंदा कहलाया जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। आपको हर एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अ थर्ड पार्टी चेक इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। सो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी में जैसे एग्जांपल में समझाया वो होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। द थर्ड पार्टी हु गेट्स द चेक इज नॉट अवेयर ऑफ एनी प्योर इश्यूज विद द चेक। सो जो थर्ड पार्टी जो चेक ले रहा है उसे मालूम नहीं है कि जो चेक्स में कुछ गलतियां है। अब चेक में क्या गलती होती है, चेक इट इज़ ओवरड्यू, डिसऑनर्ड व्हेन प्रेजेंट फॉर पेमेंट एंड हैज एनी क्लेम्स अगेंस्ट हिम। अब जैसे मैंने चेक में कुछ गलतियां बताई, जैसे वो ओवरड्यू रहा, डिसऑनर हो गया चेक, तो यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स वो जो थर्ड पार्टी है वो कहला जाएगा। अगर इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। ये था हमारा आज का सारा टॉपिक, सेकेंड चैप्टर पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझने आया होगा। समझने आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही मेरे चैनल में मेरे लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के वीडियोस बीकॉम सेकंड सेम NEP सिलेबस के आते रहेंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।